नमस्कार दोस्तों, मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी चैप्टर को चालू करेंगे। दोस्तों, फॉल्ट एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे 3 चैप्टर जो है कंप्लीटेड है। आज हम चालू करने वाले हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं और क्या होता है पावर सिस्टम में, ये सब चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम बेसिक आइडिया जानेंगे कि स्टेबिलिटी में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगा। ये हमारा स्टेबिलिटी का सीरीज है जो आपके स्टेबिलिटी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी से हम क्या चीज़ समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, इट इज़ डिपेंड अपॉन व्हाट वी लिफ्ट, है ना। ये डिपेंड भी करता है कि हम क्या चीज़ उठाने वाले हैं, हाँ, जैसे सिलेंडर उठाना है कि और कुछ उठाना है, तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ उठाने वाले। पहली चीज़। दूसरा चीज़, वो वेट जो है, जैसे आपके ऊपर मैं वेट 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरीके से रखूं और 50 किलो लेकर कचाड़ दें, तो ये डिफरेंट है। ये चीज़ डिफरेंट होती है। ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे करके बढ़ाना, और एक ही बार बढ़ा देना। तो कोई भी आदमी, लेट सपोज मैक्सिमम जो है 50 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन अगर 50 किलो के बोरी ले इसे फेंक दिया होगा ऊपर, तो टूट चाहिए ना यार, गर्दन वर्दन टूट जाए, लड़क जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो एक बार में ऐसे फेंकूं तो कितना वजन उठा सकते हो, है ना, इस टाइप से। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। जैसे पावर सिस्टम में कोई भी, हमारे बहुत सारे जनरेटर लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ जनरेटर, जितने भी जनरेटर पूरे इंडिया में लगे हुए हैं, पूरे इंडिया में जितने भी जनरेटर लगे हुए हैं, सब के सब एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और सब के सब एक दूसरे से सिंक्रोनिज्म में है। जैसे ये जनरेटर 1 है, जनरेटर 2 है, जनरेटर 3 एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ जनरेटर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, और ये सब एक बस से कनेक्टेड हुए हैं, दैट इज इस तरीके से बस में। तो ये सब जनरेटर एक दूसरे से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी जो है इन सब की कांस्टेंट है। मतलब मैं ये कहूँ एक शब्द में कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी का परफॉर्मेंस मेरा गड़बड़ाता है, इधर उधर होता है, जैसे कि एक जनरेटर मान लेते हैं 10, एक 1 मेगावाट, है ना, 100 मेगावाट का एक जनरेटर है, एक 200 मेगावाट का जनरेटर है, और एक 300 मेगावाट का जनरेटर है। इस तरीके से 3 मेगावाट के जनरेटर, एक सपोज छोटा सा एक पावर सिस्टम लिया। अब किसी कारणवश ये जनरेटर खराब हो गया। अभी कुल कितना था, 600 मेगावाट इन लोग सप्लाई कर रहे थे। अब अगर एक खराब हुआ तो ये 100 और 300 400 मेगावाट ही जनरेट कर पाएंगे ना। तो ये 200 मेगावाट कौन जनरेट करेगा? 200 मेगावाट को जनरेट तो नहीं कर सकते। जान नथिंग दे दोनों को। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 100 है। इसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी? 300 है। तो 300 ही जनरेट कर सकता है मैक्सिमम। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर कोई फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट जो आते हैं, अभी फॉल्ट एनालिसिस हम किए हैं, तो फॉल्ट आने से, कोई भी फॉल्ट आने से हमारे पावर सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर कोई फॉल्ट आने से वो सिस्टम मेरा रीगेन नहीं कर पाता अपनी स्टेबिलिटी को, तो दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर हम फॉल्ट को एनालिसिस कर चुके हैं, उसके बाद के टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भी फॉल्ट आया उसको कितने समय तक कोई सिस्टम बियर कर सकता है, तो उसको उसके पहले हटाना है। इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टेबिलिटी जो है, ये टर्म जो है, इसके दो टाइप्स होते हैं स्टेबिलिटी के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी जानेंगे कि स्टेबिलिटी होता क्या है। स्टेबिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम
टू रीगेन सिंक्रोनिज्म आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। ठीक, इट इज एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन सिंक्रोनिज्म, अपनी जो पुरानी अवस्था है उसमें लौट के वापस आ जाना, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। जैसे आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है अभी, है ना, और अचानक से किसी बढ़िया रिश्ता चल रहा है आपका, सब चीज़ ठीक है, और अचानक से देखते हैं कि एक रिश्ता टूट जाता है ना, तो क्या होगा, आदमी उस टाइम उसकी स्टेबिलिटी खो जाती है ना, ये मेरा ये था, ये मेरा वो है, इस तरीके से, है ना। तो आदमी को क्या करना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है। उसी प्रकार सिस्टम मेरे बहुत सारे जनरेटर्स कनेक्टेड हैं। अब जनरेटर में कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा ही, 24 घंटे चलना है। आपकी बिजली की सप्लाई अगर 1 मिनट के लिए रुक जाती है तो लोग हाहाकार मचा देते हैं, जेल फोन करा रहे, बुलाओ लाओ, है ना। तो इस तरीके से होता है, हमको 24 घंटे सप्लाई चाहिए, है ना, हम मान के चला, ठीक। तो इस तरीके से तो अपने इस जो भी पुरानी अवस्था है उसमें लौट के आ जाने का गुण, हिंदी में बोलूँ तो इससे बोलते हैं हम स्टेबिलिटी। अपनी जो भी पुरानी अवस्था है उस अवस्था में वापस लौट के आ जाना, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ये 2 प्रकार का होता है स्टेबिलिटी, जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पहला स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, एक होता है ट्रांजिएंट। जैसे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी से आशा ये है, जैसे मैं आपके ऊपर वजन रख रहा हूँ, इस तरीके से इसमें वजन रख रहा हूँ, तो एक पेन न रखें, फिर दूसरा पेन रखें, फिर डस्टर रख दें, फिर पुस्तक रख दें, धीरे धीरे करके रखा था, तो आदमी धीरे धीरे करके ज़्यादा वजन जो है वो बियर कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक बोरी सीमेंट ला सीधा फेंक दे कोनो के ऊपर, है ना, तो 50 किलो, तो क्या हो जी, उत्तर हड़बड़ा जाएगा ना, नहीं उठा पाएगा उसको। लेकिन उसको अगर धीरे धीरे हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई भी आदमी उसको बियर कर पाता है। तो ये चीज़ हमारा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है। तो स्टडी स्टेट का मतलब ग्रेजुअल पावर इंक्रीमेंट, ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे करके यदि कोई चेंजेस आता है उसमें अगर मेरा पावर सिस्टम रीगेन कर लेता है स्टेबिलिटी को, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, है ना। तो स्टडी स्टेट है स्टेबिलिटी, एडिट आएंगे आप लोग, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम to regain synchronism after a small disturbance। ठीक, आफ्टर स्मॉल डिस्टर्बेंस, जैसे कि हमारे पावर सिस्टम में बर्डेज फॉल्ट हुआ जो सेल्फ क्लियरिंग नेचर के है, तो कुछ टाइम में ऐसे बर्ड उड़ाता ऐसे उड़ा के आगे चिपक गए, फिर तुरंत फड़फड़ा के मर गए, नीचे गिर गए। ये साफ उड़ा के हवा में ऐसे करके चिपक के बराबर हो गए, जल के, है ना, जल के राख होके बराबर हो गए, इस तरीके से सांप आया जल के बराबर हो गया, स्नेक फॉल्ट, है ना, ट्री ब्रांच फॉल्ट। तो ऐसे फॉल्ट जो सेल्फ क्लियरिंग नेचर के होते हैं, ऐसे टाइप के फॉल्ट आने से हमारा सिस्टम अपने आप स्टेबिलिटी को रीगेन कर लेता है। तो छोटा डिस्टर्बेंस है, सांप आई उड़ा चपक के, बर्ड आया, ट्री ब्रांच, तो ये सब छोटे फॉल्ट जिसमें हमारा सिस्टम रीगेन कर लेता है स्टेबिलिटी को, ऐसे स्टेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और एक छोटा सा एग्जांपल, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो जैसे कि हमारे जनरेटर है, जनरेटर में जनरेशन मैंने आपको पढ़ाया है। तो जनरेशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर को गर्म करेंगे, फिर वो इनपुट बनता है जनरेटर के लिए। तो इनपुट में कई बार क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा जनरेट कर लिया, कई बार थोड़ा कम जनरेट हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम को बियर कर सकते हैं। अब एक पाइप बहुत ज़्यादा दे देंगे तो नहीं बियर कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं।
तो ये जो है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ये जो है हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला होता है हमारा स्टैटिक और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक। स्टैटिक स्टेबिलिटी किसे कहते हैं और डायनेमिक स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? तो स्टैटिक स्टेबिलिटी उनको किया जाता है जो किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम अपने आप अपने से खुद से स्वतः स्टेबिलिटी को रीगेन कर लेता है। तो ऐसे टाइप के स्टेबिलिटी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। जल्दी से इसको लिखेंगे। इसके लिए हमको किसी भी, इट इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम विदाउट ऑटोमेटिक कंट्रोल। अब हमको किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा टाइप के जो स्टेबिलिटी है उसको बोलते हैं स्टैटिक। और डायनेमिक में हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसमें लिखेंगे आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम requires automatic control equipments। जिसमें हमको ऑटोमेटिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी उसे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी होता क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन सिंक्रोनिज्म आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। किसी भी डिस्टर्बेंस के आ जाने से अपनी पुरानी अवस्था को पा लेना, उसे बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनिज्म। हाँ, सिंक्रोनिज्म उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। जैसे हमारे साथ भी होता है, नॉर्मल लाइफ चल रहा है ना, किसी का डेथ हो जाता है तो हम टूट जाते हैं, है ना, या कोई छोड़ दी, ब्रेकअप हो गया है ना, तो भारी टूट जाता था ना। ठीक है, इस तरीके से तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। क्या फिर कई बार, है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं। ये होता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन सिंक्रोनिज्म आफ्टर स्मॉल डिस्टर्बेंस। तो स्मॉल डिस्टर्बेंस आएगा तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और लार्ज डिस्टर्बेंस आ गया, है ना, स्टैटिक डायनेमिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हमको पढ़ना है इसके बाद ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मतलब ऐसा फॉल्ट या ऐसा डिस्टरबेंस जो सिस्टम को अपने आप जो है उसमें रिगेन करने में सफलता नहीं मिलती उसको। जैसे कि एक तार टूट के गिर गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गए, शंट फॉल्ट हो गए, सीरीज फॉल्ट हो गए, तो ऐसे कंडीशन में हमको जाके बनाना पड़ेगा ना मैनुअली, उसके लिए मेरे को इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे फॉल्ट्स या ऐसे लार्ज डिस्टर्बेंस जो अपने आप सिस्टम उसको रीगेन नहीं कर सकता, उसके लिए हमको एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उसे बोलते हैं, ऐसे स्टेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या चीज होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, इट इज द एबिलिटी ऑफ power system to regain synchronism after large disturbance। ठीक, आफ्टर लार्ज डिस्टर्बेंस, जैसे छोटा छोटा हो, है ना, ब्रेकअप हो गया, है ना,
अब ओकर बिहाव हो गए जी, ब्रेकअप तक तो ठीक है, जैसे बिहाव हो गया, लास्ट डिस्टर्बेंस आ गया लाइफ में, तो ऐसे सिस्टम से हमको रीगेन नहीं कर पाते हैं, तो आदमी देवदास बन जाते हैं, पी पा के बैठे रहते हैं। और क्या होते हैं कई बार वो, है ना, ठीक। तो अब बहुत सारी चीज़ हो सकता है, मैं कई जन बताऊँ, ठीक। तो क्या करना पड़ता है इससे उबरने के लिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, इससे उबरने के लिए बहुत तकलीफ होता है लोगों को, है ना। जैसे कोई ख़त्म हो गए, अब कई जन ख़त्म हो गए, जैसे घर के कोई आदमी, तो ये क्या है, परमानेंट डैमेज है, उसको रीगेन नहीं किया जा सकता। तो कई बार ऐसा होता है लास्ट डिस्टर्बेंस आने से, जैसे हमारे मशीन होता है, कई बार पावर सिस्टम मशीन लगा हुआ है तो जल के राख हो जाता है सीधा, जैसे कई बार ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे जो फॉल्ट्स हैं या ऐसे जो डिस्टर्बेंस है, जैसे हमारा आकाशीय बिजली गिर गया, है ना, लाइटनिंग हो गया, तो उसको डैमेज परमानेंट होगा उसमें। तो ऐसे डिस्टर्बेंस जो लार्ज होते हैं, जिनको सिस्टम बियर नहीं कर पाता, तो ऐसे स्टेबिलिटी को बोलते हैं। ऐसे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स जब आने से हमारा क्या आता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट बोलता है। मतलब मैक्सिमम मैं उसमें क्या फॉल्ट ला सकता हूं ताकि वो मेरा सिस्टम जो है स्टेबल रहे। तो ऐसे स्टेबिलिटी को, ऐसी लिमिट्स को हम बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा दिया, जैसे आपको बोलूँ मैं मैक्सिमम वजन कितना उठा सकते हैं, तो 50 किलो, कितने समय के लिए उठा सकते, हमेशा उठा कर दिन भर उठा लेंगे क्या, नहीं उठा सकते। तो सेम चीज़ है कि अगर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आई है तो मेरे को जल्दी से जल्दी क्या करना है, उसको ख़त्म करना है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन सिस्टम सिंक्रोनिज्म आफ्टर लार्ज डिस्टर्बेंस। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं शंट फॉल्ट, सीरीज फॉल्ट। तो ऐसे चीज़ों से हमको जल्दी से जल्दी सिस्टम को बचाना है। तो ये होता है हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, मतलब एक ही बार सडन हो जाए जो चीज़, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट। यहां तक आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये स्टेबिलिटी एनालिसिस आखिर करते क्यों, क्या कारण है हमको स्टेबिलिटी पढ़ने का, क्यों जरूरत पड़ी स्टेबिलिटी पढ़ने का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें सबसे पहले हमको स्टेबिलिटी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी हमारा सिस्टम कितने समय तक बियर कर सकता है किसी फॉल्ट को। तो अगर जैसे आपको मैं बोलूं कि आप 50 किलो का वजन कितने समय तक उठा सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। तो 10 मिनट के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस वजन को गिराना पड़ेगा ना, नहीं तो गर्दन लड़क जाते कई बार, है ना, एक लड़क जाएगी, हो सकता है कुछ ना कुछ डैमेज हो। या 100 किलो का रख दें, 75 किलो का बोरा इस, तो पूरा लेके जाए, थोड़ा दूर लेके जाता है ना कि पूरा 1 किलोमीटर रैंक दी। तो ये सब चीज़ों को बारे में पढ़ना है आपको कि आप जब वजन को कुछ समय के लिए उठा सकते हैं, तो जो मशीन है वो भी तो, उसकी भी तो कुछ लिमिट होगी, वो कितने समय तक फॉल्ट को बियर कर सकता है। जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे आपके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ मान लेते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो कोई भी अगर उस शॉर्ट सर्किट को आपने जल्दी से अगर ख़त्म नहीं किया, तो शॉर्ट सर्किट धीरे धीरे आग लगा लेगा और पूरे घर को जलाकर राख करते थे। बहुत सारा आजकल फैक्ट्रीज में आग लगने का एक कारण है शॉर्ट सर्किट। तो ये जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उनसे बचाना है, अगर नहीं बचा पाएंगे तो कुछ ना कुछ परमानेंट डैमेज होगा। कई बार पूरा गोदाम में आग लग जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। तो शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्यों हमारे इतने सारे डिवाइसेस लगे हैं, गोदाम है मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी लगा दिए होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाए थे, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, लेकिन उसकी लिमिट से बाहर हो गया ना। अगर ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा बस नहीं चल पाता तो उनमें हमको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं स्टेबिलिटी लिमिट्स की, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे मशीन की लिमिट कितनी है। तो उस लिमिट के पहले हमको शॉर्ट को क्लियर कर देना है, हटा देना है उसको सिस्टम से। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि स्टेबिलिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि फॉल्ट आने पर उसको कितने समय तक हमारा सिस्टम बियर कर सकता है। उससे पहले हमको सर्किट ब्रेकर और रिलेस लगा के, प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा के उसको अलग कर लेना है। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा स्टडी करने का पर्पस है, स्टडी करने का पर्पस टू डिटरमाइन
टू डिटरमाइन critical clearing time for operation of protective relays। पहला क्या है? टू डिटरमाइन क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम फॉर प्रोटेक्टिव रिले, ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। दूसरा चीज हम इससे ये डिटरमाइन करते हैं कि इसमें कौन सा प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाए। जैसे देखो, छोटा सिस्टम है, घर का सिस्टम है, घरेलू डोमेस्टिक है, तो उसके लिए हम नॉर्मल एमसीबी का यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं एमसीबी। जो आपके घर में एमसीबी आप बोलते हो शॉर्टकट में, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बोलते हैं शॉर्टकट हम लोग। तो हमारे घर में लग रहा है शॉर्ट एमसीबी पर्याप्त है। अब आपके घर में, किसी भी घर में, मैं देखा हूं बहुत लोगों के घर में 5 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, 5 एम्पियर की, लेकिन मैं देखा हूं 32 एम्पियर का लगा देते हैं सबके सब। भाई क्या जरूरत है इतना एम्पियर के? तो लोड नहीं रहे, पूरा घर भर के सब चीजें चला दे, तब लोड नहीं रहता 32 एम्पियर। तो ये चीजों को आपको, नॉर्मल चीजों को जानना है, आपको 5 एम्पियर ज्यादा नहीं लगाना है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर मैक्सिमम। ये सब चीजें याद रखिए। मैं देखा हूँ हर घर में 32 एम्पियर लगाते हैं। क्यों? खराब नहीं हो, खराब होना है। कई जन क्या करते हैं, फ्यूज लगाए रहते हैं, फ्यूज किटकैट वाला इस तरीके से रहता है आपका, किटकैट वाला फ्यूज, तो ये वाला फ्यूज वायर रहता है। तो कई जन ऐसे मरत ले कस दे रहते हैं, कस दे, मतलब एला बचा था काबे, तुम किसको बचा रहे हो भैया? आप इसको बचा रहे हो फ्यूज को, कि तुम्हारे फ्रिज, टीवी, कूलर जो बड़े महंगे सामान है उसको बचा रहे हो? ये इसके लिए बचाने के लिए सबका यूज होता है फ्यूज। तो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दो चीज हम यूज करते हैं एमसीबी घर में। किटकैट फ्यूज ऐसे लगाते हैं, चीनी मिट्टी का रहता है, इस टाइप का रहता है, चीनी मिट्टी का इस टाइप का है ना, इस टाइप का रहता है। तो इस टाइप का ऐसे खोलते बंद करते हैं, तो कई जन मरत ले कस दे रहे थे, बोला आगे लग जाए वहाँ, है ना, घर में आगे लग जाए, लेकिन वो मत टूटे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अनअवेयर हैं, इसी कारण से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, कम से कम अपने घर में, आने घर में थोड़ी जब हो। तो पहली चीज, टू डिटरमाइन प्रोटेक्टिव स्कीम फॉर रिले ऑपरेशन। अभी पढ़ाऊंगा रिले, सर्किट ब्रेकर, ये आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पावर सिस्टम 3 का टॉपिक है। पावर सिस्टम 1 में आपने जनरेशन पढ़ा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सिस्टम 2 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉल्ट और स्टेबिलिटी के बारे में, और हम इसमें लोड फ्लो एनालिसिस पढ़ेंगे। आपको पावर सिस्टम 3 है, उसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में, रिले और सर्किट ब्रेकर के बारे में वहाँ पर कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि रिले एक डिवाइस है, सेंसिंग डिवाइस है, जो कि सेंस करने का काम करता है कि फॉल्ट आया है कि नहीं। जैसे पुलिस वाला मर रहे थे, वो हमारे अपन जासूस बना कर रखते हैं, है ना, जासूस फैलाए रहते हैं उन लोग, है ना। तो कोई भी चीज़ है ना, जासूस बना के रख दिए हैं, लेकर झगड़ा होते हैं गांव में, जैसे कि जुआ खिलाते, काट पत्ती खिलाते, तो फोन कर देते एक और जुआ चलाते, है ना, तो सब पूरा पुलिस आ जाता है, फिर मारा रहे किसे, फिर तो पता क्या चल जाता है कि एक खिला थी, एक जन बता देते हैं, आधा बदली चलते रहता है। तो ये यहाँ पर ये घटना हो रही है, अमुक घटना हो रही है, कि बस एक फोन जाता है, तो ये जो लोग हैं जो कि सेंस करने काम करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, तो ये तुरंत फोन करते हैं, तो वहाँ पर वो लोग आके फिर ऑपरेशन करते हैं। वैसे ही एक हमने इलेक्ट्रिकल में एक डिवाइस या एक जासूस बना के रखा है, जिसे बोलते हैं हम लोग रिले, जो कि क्या काम करता है, फॉल्ट आएगा, है ना। तो फॉल्ट आया मतलब ये फोन करके बताते हैं, बड़े भैया, है ना, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव रिलेस एंड सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, है ना। तो सर्किट ब्रेकर के लिए क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालने का काम आता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर हम एमसीबी जस्ट लाइक
तो रिले तुरंत फोन कर बता भैया फॉल्ट आ गया भैया, तुरंत ये जो है निकाल देता है फॉल्ट को, है ना। तुरंत फोन पुलिस आते हैं, आऊँ करता है फिर, ठीक ठीक ना, इस तरीके से आता है सिंघम बन के, हाँ, तो वो फॉल्ट को क्लियर कर देता है। तो ये चीज़ें हम जानते हैं यहाँ पर रिले ऑपरेशन में। उसके बाद डिटरमाइनिंग द वोल्टेज लेवल, डिटरमाइनिंग द वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल को पहचानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके साथ साथ ही चौथा चीज हम याद करते हैं, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी यहां से हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी चीज की। तो ये सब चीजें हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी पावर सिस्टम में। तो इतनी सारी चीजें हमको जानकारी मिलती है स्टडी करने में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये मेन रीजन है हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, टू डिटरमाइन क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज, टू डिटरमाइन प्रोटेक्टिव स्कीम फॉर रिले ऑपरेशन, डिटरमाइन द वोल्टेज लेवल, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ये चार चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ये मेन पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, इनको आप नोट करके रखेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें पावर सिस्टम में। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी लिमिट। अब ये लिमिट क्या है ना, हम कहते हैं नहीं अपन लिमिट बनाया कर, स्टेबिलिटी लिमिट्स, स्टेबिलिटी लिमिट। तो स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, अब को क्या करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना रहता है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझेंगे आज कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज करेंगे। फिर यहाँ पर हमको ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें 2-3 टॉपिक है गिने चुने जो कि हर साल आपसे पूछता है। पहला आपका पावर स्विंग इक्वेशन या पावर एंगल कर्व बोलते हैं उसको, उसके बाद आपका स्विंग इक्वेशन है, उसके बाद आपका है इक्वल एरिया क्राइटेरियन। 3 टॉपिक हैं इस टॉपिक में स्टेबिलिटी में जो कि हमेशा आपसे पूछाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी लिमिट जानेंगे। स्टेबिलिटी लिमिट होता क्या है, जैसे मैं बोलूं, जैसे ये एक हमारा जनरेटर है और ये एक हमारा मोटर है, लोड है। जैसे ये कोरबा है और ये जांजगीर है, तो कोरबा जो है पावर जनरेट कर रहा है, जांजगीर जो है पावर रिसीव कर रहा है। तो यहां से यहां पर पावर ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक कितना पावर ट्रांसफर हो सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी लिमिट्स, ठीक है। तो याद रखना पावर स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, इट इज द मैक्सिमम पावर that is transfer to one circuit to another circuit without loss of सिंक्रोनिज्म। तो बिना किसी सिंक्रोनिज्म को लॉस किए स्टेबिलिटी जो अपनी पुरानी अवस्था है उसको खोए हुए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पावर का ट्रांसफर कर देना, दैट इज स्टेबिलिटी लिमिट्स। इट इज द मैक्सिमम पावर दैट इज ट्रांसफर्ड टू वन सर्किट टू अनदर सर्किट without loss of synchronism is called stability limit, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है, एक दायरा हो सकता है कि वो 10 मेगावाट, जैसे कि मैं बोलूँ जब कोरबा जंजीर किसके सहारे आ रहा है, तार के सहारे आ रहा है। अब उस तार
में वो जो वायर है उसमें कितना मैं लिमिट फ्लो करा सकता हूँ, कितना करंट फ्लो करा सकता हूँ, ये उसकी लिमिट होगी। तो इसके बाद हमको इसके टाइप जाना है। स्टेबिलिटी लिमिट, स्टेबिलिटी लिमिट दो प्रकार के होते हैं। स्टेबिलिटी लिमिट जो है टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, डब्ल्यू है ये। पहला क्या होता है इसमें, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट्स। तो मैं जैसे पावर को 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट इस तरीके से बढ़ा रहा हूं, तो ग्रेजुअल चेंज से, ग्रेजुअल तरीके से धीरे धीरे मेरा कोई पावर सिस्टम से वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर हो रहा है विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, इट्स कॉल्ड योर स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। It is the stability, it is the ability of power system transfer power to one circuit to another circuit with gradual change या in change of power, it's called steady state stability limit। आप पूरा लिखेंगे इसको, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ग्रेजुअल चेंज से मैं कितना भेज सकता हूं एक सर्किट से दूसरे सर्किट, ठीक। और इसी तरीके से दूसरा है इसका टाइप 1 इस तरीके से है, टाइप 2 इसका है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट्स। ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, अगर किसी सर्किट में एक स्थान से दूसरे स्थान में तुरंत फेंक दिया, एक ही झटके में फेंक दिया, मतलब क्या है, सडन चेंज किया, तो सडन और लार्ज डिस्टर्बेंस से एक सर्किट में से दूसरे सर्किट में मेरा पावर ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। इट इज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आफ्टर लार्ज और सडन पावर चेंजेस और डिस्टर्बेंस एक ही बोल सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये कुछ थ्योरी पोर्शंस है जिसको मैंने आपको लिखवाया है, कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टेबिलिटी होता क्या है। तो कोई भी आपके डिस्टर्बेंस आने से हमारा पावर सिस्टम अपनी सिंक्रोनिज्म को खो देता है। तो सिंक्रोनिज्म के खोने से पहले हम उसको कितना चेंजेस दें ताकि वो उसको बियर कर सके, किसी आदमी को कितना सताएं, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो, ताकि वो सहन कर सके, और सहन शक्ति से उसे जाता हो मार ही हो, मार ही पीटी। उसी तरीके से आप पावर सिस्टम तो मार नहीं सकता, फैल हो जाते हो, टूट जाते हैं, तार टूट के गिर जाते हैं, इस टाइप से। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया हम इसको पढ़ते क्यों हैं, तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालने के लिए, है ना, ये सब मैंने आपको बताया था। तो एक बार शुरू से 5 मिनट रिविजन करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी दो प्रकार के होते हैं, स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में हमने देखा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज करके हमारा पावर सिस्टम कितना लोड बियर कर सकता है, उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और लार्ज समय कि भाई पटक देर से करके तो कितना हो सकता है,
डिस्टर्बेंस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी लिमिट्स क्या होती हैं। इट इज द मैक्सिमम पावर दैट इज ट्रांसफर टू वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म इज कॉल्ड स्टेबिलिटी लिमिट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट। तो धीरे धीरे करके पावर चेंज करते हैं, ग्रेजुअली चेंज करते हैं, तो कितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी लिमिट्स। जैसे आप वजन उठा सकते हैं, कितना धीरे धीरे करके मैं कितना मैक्सिमम वजन उठा सकता हूँ, दैट इज माई स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। आगे वो कोनो उठा पटक दिस है। तो इस तरीके से तो जो ट्रांजिएंट है कि सडनली हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट्स। इज द एबिलिटी ऑफ इट इज द मैक्सिमम पावर स्टेबिलिटी और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आफ्टर लार्ज और सडन डिस्टर्बेंस इट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। तो यहाँ तक आज रखते हैं दोस्तों। कल के लेक्चर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट बस के बारे में, और हम पढ़ेंगे उसमें पावर एंगल कर्व और स्विंग इक्वेशन के बारे में, जो कि हर साल आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लोमा में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।